अच्छा जी, चलें जल्दी से ज्वाइन कर लें। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अच्छा जी, इज एनीबडी कोई करना चाहेगा इसको इंटरप्रेट? पार्टिसिपेंट्स में किसी को देख लेते हैं। Let's see. Do we have Galaxy A70? Dr. Saab, are you with us? I'll go to the next participant. Dr. Hajra, are you with us? Yes, sir, I'm here. जी काइंडली CBCT पे कमेंट कर लें प्लीज। Sir, I can't actually. अरे कोशिश कर लें। द पॉइंट इज टू प्रैक्टिस, ताकि कल को जब इंशाल्लाह आप खुद केसेस वो कर रहे होगे, डील कर रहे होगे, तो यू विल बी एबल टू से समथिंग ऑन इट। बी वाली इमेज it बताते हैं shows a विद bony डिजिटल। impaction with the ठीक है, फुल बोनी इम्पैक्शन है यहाँ B पे image. ऊपर Okay. आपको अच्छा खासी बोन नजर आ रही है, तो इट मींस इट्स नॉट विजिबल इन द ओरल कैविटी। जी, और क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? The relationship to the ID canal. जी, इसमें फिगर बी में आपको क्या लग रहा है कि आईडी जो है वो There's deflection. So there's disruption of the canal. There's a disruption of the upper line of the canal, upper border of the canal. एक्सीलेंट। इस एरिया Upper and lower में both actually. जी एक्सीलेंट, इस एरिया में आपको कनाल की कुछ लाइन जो है वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो जो बिल्कुल सर, जो येलो पॉइंट है, बिल्कुल जो डॉट है वहां पे, वो वहां से ऊपर सुपीरियरली। एग्जैक्टली। और इसमें एक और चीज आप नोट करोगे कि आपको ये जो मीजियल रूट है, इसमें भी बहुत बड़ी ये डार्क लाइन सी नजर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो इस रूट के ऊपर पड़ी हुई है शायद। ठीक है, लेकिन यहाँ आप नोट करो, यहाँ डिस्टल रूट के नीचे आपको ये डिस्टल रूट आपको पूरी नजर आ रही है, बिल्कुल मीजियल रूट आपको पूरी नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो Sir, actually it crosses the mesial root and passing back from the distal root, I think so. ठीक, तो आप बता दें ये सी में आपको क्या रिलेशनशिप नजर आ रही है? डू यू थिंक यू आर राइट? सी में जी, where do you think the nerve is passing? It's passing in between. It's below the roots. So ये arrow जो है ये root है, right? Arrow is not. Sorry, ये nerve है. Arrow is the canal. जी। Arrow is the canal. So it's in between. It's in between the root, exactly. अच्छा, excellent. ये बता दें कि आपके ख्याल में do you see any bone between the teeth and the roots या नहीं? Bone between the teeth and the roots. इस एरिया में आपको कुछ बोन नजर आ रही है जहाँ अभी से ड्रॉ कर रहा हूँ? नहीं सर, नहीं नजर आ रही। यहाँ नीचे आपको नजर आ रही है थोड़ी सी बोन ऑन द इंफीरियर? यहाँ पे सर एक लेज है बोन का। यस, there's a ledge. यहाँ नजर आ Yeah, there's a small ledge. Yes. एक्सीलेंट। तो मतलब यहाँ ये जो दांत है ये बहुत ही क्लोज अप्रोक्सीमेशन में पड़ा हुआ है विद द टूथ। तो इस केस में आपकी क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा? लेट्स सपोज ये दांत आपको निकालना है फॉर वट एवर रीजन, तो आप इसको विल यू गो बाय कन्वेंशनल मीन्स या क्या करना पसंद करेंगी आप इसमें? Just coronectomy an option in this kind of case? बिल्कुल, कोरोनेक्टमी बिल्कुल कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, आप सेक्शनिंग कर सकते हो इस केस में।
Do you think sectioning is a safe option in this case? Dr. Sagba ने तो कहा है, and another सर doctor. मेरा क्वेश्चन है हमें कोरोनेक्टमी जरूरत क्या है इस केस में, मतलब विल बी द इस केस कंप्लेंट में नहीं, ऑप्शन I know ये तो अगर full body ये impaction कटली है. इम्पैक्टेड टूथ है? नहीं नहीं, आई एग्री विद यू. इस केस में ऐसा तो कोई इंडिकेशन नहीं बन रही. मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेट्स सपोज देयर वाज एन इंडिकेशन. लेट्स सपोज ये दांत जो है ये उसमें पड़ा हुआ था. ये जरा लेट्स सपोज थोड़ा सुपीरियरली पड़ा हुआ है, एंड इट इज कॉजिंग डिस्टल केरीज ऑफ द सेकंड मोलर. तो वुड यू गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस टूथ बाय कन्वेंशनल मेथड? क्योंकि एक ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ कोरोनेक्टमी आई है, फिर यहाँ दो ने मुझे कहा है आपने कि कुछ हम हेमिसेक्शन भी करना पसंद करेंगे. तो डू यू थिंक हेमिसेक्शन इज सेफ इन दिस केस? डॉक्टर फैद If मुझे it's in लग रहा है कि between ये थोड़ा this, सा yes it is in between. तो फिर तो it's not safe because It's not safe possibility मगर है कि डॉक्टर हाजिर while can we do it in stages? Like अगर हम कोरोनेक्टमी करके उसको छोड़ देते हैं जी. ताकि eventually थोड़ा सा ऊपर आ जाए, उसके बाद in the next stage can we follow up with our hemisection and जी eventual बिल्कुल, extraction? डेफिनेटली. इफ लेकिन वही वही बात के फॉलो अप में भी फिर आपको अगेन शायद सीबीसीटी या ओपीजी करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लुक के रूट्स कितनी सुपीरियरली माइग्रेट हुई हैं, कि वो आईडी से अपना रिलेशनशिप इसने खो दिया है या नहीं खोया. सो अगर खो दिया है तो देन यस यू कैन सेफली गो फॉर द हेमिसेक्शन. अगर नहीं खोया हुआ तो देन यू जस्ट लीव इट एज सच, एंड देन वील हैव टू सी. तो इस केस में एसेट स्टैंड्स आपने हेमिसेक्शन नहीं करनी. कोरोनेक्टमी जो है वो इट इज अ सेफ ऑप्शन. एक सेकंड डॉक्टर फहद, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें लोग इतना ज़्यादा कोरोनेक्टमी को फेवर कर नहीं रहे थे आजकल के उस अप्रोचेस के अकॉर्डिंग. तो डू यू थिंक कि आजकल भी लोग कोरोनेक्टमी करते हैं या yes, it has been an obsolete procedure now? no, I would say कि it is still practiced because मेरा जो खुद मॉम्स का एग्जाम था लास्ट ईयर, उसमें आई वाज जी. आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन कोरोनेक्टमी. ये हमारे एक कोई 10 मार्क का क्वेश्चन था इसके ऊपर कि भाई व्हाट आर द इंडिकेशंस और इसकी टेक्निक और वो बताएं. एंड इनफैक्ट अगर आप लास्किन पढ़ें स्टडी गाइड जो है, उसमें खुद इस पर एक टेबल दिया हुआ है कोरोनेक्टमी पे. तो तो ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसे केस में जब when we see कि it's already in the bone तो chances of contamination are very less, but जी in cases के वो non vital है और it's not that deeply impacted and we can assume a periodontal contamination, तो उस केस में तो mostly हमें नहीं करना चाहिए ना कोरोनेक्टमी because of future chances of infection in the in the root कोरोनेक्टमी, that is left. आई डोंट नो आपने कोरोनेक्टमी पे कोई रिव्यूज पढ़े हैं या नहीं पढ़े. एक रिव्यू मैंने पढ़ा था व्हिच वाज आई थिंक कोई, आई थिंक आई हैव टू चेक, वो मैंने कहीं किसी ग्रुप में शेयर भी किया हुआ था. आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू गाइस एज वेल. कि कोरोनेक्टमी के बारे में ये बात मानी जाती है कि ये यूजुअली 2-3 साल से ज़्यादा काम नहीं करता. 2 to 3 years इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अ कोरोनेक्टमी विल वर्क. उसके बाद पेशेंट विल डेफिनेटली कम टू यू विद एन इन्फेक्शन रिगार्डलेस कि उसमें प्री ऑप पेरियो की वजह से इशू था या वो आपके प्रोसीजर की वजह से हुआ है. ठीक है ना, बिकॉज वही बात कि आपने चले कोरोनल पल्प हटा दिए, लेकिन रेडिकुलर पल्प जो है इट कैन अंडरगो नेक्रोसिस एंड इट कैन कॉज एन इन्फेक्शन. तो ये एक रिस्क है जो आप क्या कहते हैं यू रेडिली एक्सेप्ट, एंड जिसके बारे में आपको पेशेंट को कन्विंस करना होगा कि भाई you will probably need to come back within 2 to 3 years to remove the roots, अगर ये roots migrate करके आ गए हैं या if they have caused an infection. Because वही बात है कि if you don't do a coronectomy तो इसमें आपके पास alternate options क्या हैं फिर. आप let's suppose ये patient है, the only alternate option that I can think of is कि आप इसको orthodontically extrude कर दो. ठीक है ना. तो आया इतना आपके पास एक पेशेंट होगा जो इतना इसको इतना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट को प्रेफर करेगा या नहीं करेगा. ठीक है ना. सो यू हैव टू लुक एट द सूटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. ठीक है. तो नॉट एवरीबडी विल प्रेफर एन ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन ऑफ द टूथ. तो वही बात के बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात है. आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर in this regard to save the nerve. ठीक है. और फर्ज कीजिए डॉक्टर फहद अगर वो 2 साल के बाद आया with pain after coronectomy or the root position has still not changed, then what will be the option? I think the root position will
should have changed. should I be don't see any reason why it shouldn't have changed, क्योंकि वही ठीक बात आपने क्राउन तो हटा दी है, तो जी जी ये स्पेस हो गया लाइक हाँ स्पेस तो डेफिनेटली होगी फॉर माइग्रेशन, तो आई डोंट सी व्हाई द पोजीशन वोंट हैव चेंज एटलीस्ट, ठीक है ना। तो बट स्टिल आई ट्राई टू सी कि उस आर्टिकल में ये चीज़ रेफरेंस हुई थी यानी कि भाई कितने रूट्स जो हैं वो कितनी माइग्रेशन कर लेते हैं, एंड आर देयर एनी रूट्स जो बिल्कुल भी माइग्रेशन नहीं करते, क्या वो होता है। सो आई हैव टू लुक इनटू, बिकॉज आई थिंक वो मैंने कोई साल दो पहले शेयर किया हुआ था एंड आई डोंट रिमेंबर ऑल द स्पेसिफिक्स रिगार्डिंग इट, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि रूट्स अगर एक्सट्रूजन के साथ अगर रूट्स आर अराउंड द नर्व, तो नर्व जो है ऊपर रूट्स के साथ नहीं आएगी। नर्व विल कम अलोंग विद द रूट्स इफ रूट्स आर लॉक्ड अराउंड द नर्व, मतलब अगर कन्वर्जेंट रूट्स हैं आपकी, तो उस केस में फिर देयर इज अ चांस के आप जब एक्सट्रूजन कर रहे होगे तो फिर वो नर्व भी ऊपर आ जाएगी। सो इन दैट केस यू विल नॉट गो फॉर क्या कहते हैं ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन। तो एंड दिस इज अनदर केस कि आपको सीवीसीटी की ज़रूरत पड़ेगी कि आप देखें कि प्रॉपर जो है रूट कन्फिगरेशन क्या है, उसने नर्व को अपने अंदर लॉक किया हुआ है रूट्स ने या नहीं। अगर लॉक किया हुआ है तो फिर ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन इज नॉट एन ऑप्शन दैट यू कैन कैरी आउट, ठीक है। अगेन फिर बात वही कोरोनेक्टमी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, चलें लेट्स गो अहेड। अच्छा, लेट्स गो टुवर्ड्स इम्पैक्टेड केनाइंस। अच्छा, इम्पैक्टेड केनाइंस की में जो ज़्यादातर इशू होता है, वैसा पेशेंट आपको रेफर होता है फ्रॉम योर ऑर्थोडोंटिक कॉलीग्स, इसके ये दांत जो है ये आर्च के अंदर इसको लाया जा सकता है या इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड केनाइंस। वो सेक्टर वाली क्लासिफिकेशन जो है अक्सर उसका काफ़ी जिक्र हुआ जाता है। तो एंड उसके बेस पे ही यूजली आपने वो जेनेरिक रूल ऑफ थंब पढ़ा होगा कि भाई जितना मीडियली प्लेस है तो उतनी उसकी प्रोग्नोसिस बुरी है एंड इट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द आर्च वगैरह। तो सिंस वी आर स्टडिंग सीबीसीटी, तो अभी ये अभी रिसेंट बात तो नहीं, आई थिंक 2010 या 11 में एक थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन आई थी ऑफ इम्पैक्टेड केनाइंस। एंड यस डॉक्टर साहबा, यू राइट के 1 2 3 और 4 जो है उनका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। तो थ्री डायमेंशनल सिस्टम आया था अराउंड इन 2010-11, उसको केपीजी इंडेक्स कहते हैं। उसके बेस पे जो है यू कैन आल्सो डिसाइड कि ट्रीटमेंट जो है वो ऑर्थोडोंटिकली पॉसिबल है या वुड इट बी बेटर टू रिमूव द टूथ इन क्वेश्चन। तो ये इट्स अ थ्री डायमेंशनल सिस्टम, ये आपके इम्पैक्टेड केनाइन को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में जज करता है। तो इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स एंड उसके रिगार्ड्स में इसको अप्लाई करने में टाइम जो है काफ़ी लगता है। बट मैंने खुद एक दो मरतबा ट्राई किया। आई थिंक वंस यू आर फेमिलियर विद द कोडिंग एंड द स्कोरिंग सिस्टम तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट स्टिल आई थिंक इट्स क्वाइट यूजफुल इन डिटर्मिनिंग कि आप एक इम्पैक्टेड केनाइन को आर्ट्स में ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। तो इसमें जो है फैक्टर्स हम क्या कंसिडर करते हैं, दीज आर मोस्टली द सेम जो आप बाकी क्या कहते हैं टू डायमेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में कंसिडर करते हैं, लाइक द मीजियल एंगुलेशन रिलेटिव टू द मिड लाइन, वर्टिकल हाइट क्या है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द रूट क्या है, ओवरलैप कितना है डिस्टेंस इंसाइजर के साथ, एंड प्रेजेंस लोकेशन सेवेरिटी ऑफ द रूट रिजॉर्प्शन। ये प्रॉब्ली शायद आपको ओपीजी है उस पर इतनी अच्छी नहीं पता लगी, सीबीसीटी विल प्रॉब्ली बी ए बेटर टूल फॉर दिस। तो एंड जो लास्ट वाली लाइन में जितनी चीज़ें हैं ये सारी आपकी सीबीसीटी पे ज़्यादा अच्छी अप्रिशिएट होंगी। वो ये कि नेजल कैविटी के साथ क्या प्रॉक्सिमिटी है, एंटीरियर सुपीरियर अल्वेओलर कनाल या इंफ्राऑर्बिटल कनाल जो है उसके साथ क्या रिलेशन है, कितना क्लोज है, इंसिसिव कनाल के कितना क्लोज है, लिंगुअल कनाल के कितना क्लोज है, लिंगुअल फोरामन के कितने क्लोज हैं। ये जो नीचे वाले मैंने आपको बताए हैं, लास्ट टू दीज अप्लाई फॉर योर मैंडिबुलर इम्पैक्टेड केनाइन। तो ये जो आपका क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है ऑफ द केपीजी इंडेक्स, पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको वेरियस स्कोरिंग नजर आएगी। जीरो जो है ये बेसिकली
दांत को हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन जो बिल्कुल केनाइन की अपनी ऑप्टिमम पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें जीरो हम तब इसको कहते हैं कि जब कस्प टिप और रूट टिप जो है वो प्रॉपर इरप्टेड लोकेशन में मौजूद होती है, ठीक है। तो वन तक बात कब जाएगी, वन तब तक जाएगी जब कस्प टिप या रूट टिप जो है वो विद इन द एल्वियोलस हो ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन बाइसेक्टिंग द केनाइन। तो जीरो ये लाइन है आपकी, ठीक है। इसके क्या कहते हैं, और ये टूथ का वो डायमेंशन है जो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कहीं भी ये दांत लोकेटेड हो कस्प टिप एंड रूट टिप तो उसको हम क्लास वन ही कहते हैं, ठीक है। फिर इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर लेते हैं। इसके साथ जो एडजेसेंट टूथ है, मीडियल साइड पे लैटरल इंसाइजर है, डिस्टल साइड पे फर्स्ट प्रीमोलर है। तो ये जो लाइन नंबर क्या कहते हैं, ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली लैटरल इंसाइजर को बाइसेक्ट करी है, और ये वाली लाइन जो है वो प्रीमोलर को बाइसेक्ट करी है। तो इसमें जो रीजन आ गया है आपका फ्रॉम हेयर यहाँ से लेके यहाँ तक जो टू है, इस रीजन में अगर आपका दांत कस्प टिप या रूट टिप पड़ी होगी तो देन यू विल कंसिडर दिस एज उस ऐसे रिलेशन को फिर आप टू जो है उसको स्कोर दोगे। तो it is the area between the edge of the alveolus and a vertical line bisecting the adjacent tooth, either the distal half of the lateral incisor or the mesial half of the first premolar। तो इस एरिया में अगर आपको टूथ मिल रहा है कस्प टिप या रूट टिप तो आप उसको स्कोर 2 दोगे। 3 जो है फिर इसको हमने और भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि फर्दर हाफ ऑफ द नेबरिंग टूथ, दैट इज के ऊपर वाले में डिस्टल हाफ ऑफ लैटरल इंसाइजर था, अब इसमें मीजल हाफ ऑफ लैटरल इंसाइजर, मतलब यहाँ तक शायद आ गई, तो अभी आपको मेरा कर्सर नजर आ गया कि कस्प टिप ऑफ द इम्पैक्टेड केनाइन यहाँ इस एरिया में पड़ी हुई है, या यहाँ डिस्टल हाफ ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर या इस एरिया में कस्प टिप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप स्कोर 3 दोगे। स्कोर 4 इज कि जब वो डिस्टल हाफ ऑफ सेंट्रल इंसाइजर तक आ जाए, दिस इज द सेंट्रल इंसाइजर ओवर हियर, ये एक लाइन है जो सेंट्रल इंसाइजर को बाइसेक्ट कर रही है। तो सेंट्रल इंसाइजर के या तो डिस्टल हाफ में आया हुआ है या इस एरिया में जहां आपका डिस्टल मीजल हाफ ऑफ द सेकंड प्रीमोलर है, यहाँ तक अगर केनाइन का कस्प टिप या रूट टिप आई हुई है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 4, और ऑब्वियसली उसके भी साइड्स पे गया हुआ है तो ये फिर 5 में आ जाएगा। तो दिस इज द एक्स एक्सिस स्कोरिंग। फिर वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में उन्होंने कस्प और रूट को फिर दोबारा डिवाइड किया हुआ है, और इसमें जो है वाई एक्सिस को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दिस। जीरो हम तब देते हैं जब केनाइन का टिप जो है वो प्रॉपर वर्टिकल लोकेशन में है। कस्प 1 हम तब देते हैं जब कस्प टिप कोरोनल रीजन में है, ये हम मतलब वर्टिकली जज कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक। फिर 2 जब आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो सर्वाइकल थर्ड ऑफ इंसाइजर रूट पे हो, फिर मिडिल थर्ड ऑफ द इंसाइजर रूट हो, एंड 4 इज जब वो एपिकल 1/3 ऑफ द रूट टिप में पड़ी हो, ठीक है। डोंट वरी, अभी इसकी मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ मैं आपको, तो उसमें होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 जो है इट इज सुपर एपिकल टू द इंसाइजर रूट। तो रूट का क्या है, रूट का भी उल्टा हो गया है। रूट टिप जब केनाइन रूट टिप प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में पड़ी हो तो उसको हम जीरो कहते हैं। जब वो एपिकल 1/3 ऑफ इंसाइजर रूट तक आ गई है तो फिर 1 तक चला जाता है। मिडिल थर्ड तक ऑफ इंसाइजर रूट तक आ जाएगी फिर 2 होगा। सर्वाइकल थर्ड ऑफ इंसाइजर रूट तक अगर इसकी रूट टिप आई हुई है, मतलब ये ऑलमोस्ट लेटा हुआ है शायद, या इसकी पोजीशन इन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो उस केस में इसको 3 देंगे। फिर अगर कोरोनल पोर्शन में रूट टिप पड़ी हुई है फिर 4 हो जाएगा, और अगर कोरोनल पोर्शन से भी बाहर निकल गई है रूट टिप तो इसको 5 देंगे। तो लेट्स जस्ट सी इट डायग्रामेटिकली। सबसे पहले कस्प टिप को डिस्कस कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि इसको हमने 5 इक्वल पोर्शंस में यहाँ डिवाइड किया हुआ है। अगर केनाइन की जो कस्प टिप है वो एडजेसेंट दांतों के साथ एक ही लेवल पे पड़ी हुई है तो दिस इज लेवल 0 है, ठीक है। अब एडजेसेंट टूथ के सर्वाइकल थर्ड के एरिया में ये पड़ी हुई है, तो इस एरिया में कहीं भी इसकी कस्प टिप हो तो इट विल बी गिवन अ स्कोर ऑफ 1। फिर सर्वाइकल थर्ड से नीचे पड़ी है तो दिस गोज इनटू रीजन 2। मिडिल थर्ड में पड़ी हुई है तो दिस फॉल्स इनटू रीजन 3। कस्प टिप अगर यहाँ ऊपर, मतलब केनाइन जो है वो स्लोली ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो इस एरिया में इट विल बी कंसिडर्ड एज रीजन 4। और अगर एडजेसेंट टूथ के
रूट से भी ऊपर इसकी कस्प टिप पड़ी हुई है तो दिस विल फॉल इनटू रीजन 5। और इतना ऊपर जब यूजली डिस्प्लेस हुआ होगा तो दैट विल यूजली बी बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजी या प्रीवियस ट्रॉमा। ठीक है। अच्छा, अब आप रूट टिप की पोजीशन देख लें तो वो इसकी बिल्कुल उल्टी है। इसमें हम जो है 0 1 2 3 4 5 नीचे से ऊपर तक जा रहे थे, इसमें हम 5 4 3 2 1 0 में जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें अगर रूट टिप जो है नॉर्मली जो है पड़ी होती है, अब आप देखें ये दिस इज लाइंग, इसकी कैनाइन की रूट टिप इज लाइंग वे अबव द रूट टिप ऑफ द एडजेसेंट टीथ। ठीक है। तो दिस इज पोजीशन 0। फिर अगर ड्यू टू टिल्टिंग इसकी रूट टिप जो है वो इन दोनों के लेवल के एरिया में आ जाती है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज लेवल 1। फिर थोड़ी और टिप हो गई है इस एरिया में, रूट टिप जो है वो पड़ी हुई है तो दिस इज 2, इस लेवल में लेवल 3 हो जाएगा। फिर क्राउन के पोर्शन में आ गई है तो दिस इज लेवल 4, और कोरोनल पोर्शन के से भी नीचे आ गई, लेट्स सपोज टूथ जो है बिल्कुल उल्टा हो गया है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज स्कोर नंबर 5। ठीक है। फिर लास्ट जो इसका एक्सिस है दैट इज द जेड एक्सिस, और ये ऑब्वियसली आप कन्वेंशनल ओपीजीज या उस पर नहीं देख सकते होगे, ये बाकी चीज़ें जो हैं हो सकता है आपको ओपीजी पे नजर आ जाए, लेकिन जेड एक्सिस जो है वो आपको सिर्फ सीबीसीटी में नजर आएगी और वो भी एक्सियल व्यू पे। यू कैन अप्रिशिएट कि ये एक एक्सियल व्यू को हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग के केनाइन का जो रूट या कस्प टिप है वो प्रॉपर लोकेशन में पड़ा हुआ है विद इन दी एल्वियोलर आर्च या फ्लूजल आर्च के बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो इसको हम स्कोर 0 देते हैं। फिर अगर ये इस मिडिल पोर्शन से 1 टू 0 टू 2 mm आगे या पीछे पड़ा हुआ है तो इसको हम स्कोर 1 देंगे। फिर अगर 2 टू 4 पड़ा हुआ है तो इसको स्कोर जो है वो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया अगर रूट टिप 5 में है तो इट इज एक्सपोज इनटू द ओरल कैविटी। यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो ओरल कैविटी में एक्सपोज होगी। ठीक है। I have tried very hard to find a picture of score number 4 and 5, लेकिन मुझे वैसे मिली नहीं अभी तक। I'll still keep on trying, अगर मिल गया तो I'll share it with you guys। अच्छा, फिर इसी सेंट्रल पोजीशन से अगर ये 4 to 6 mm बकली या लिंगुअली पड़ा हुआ है तो दिस इज स्कोर नंबर 3, एंड 4 अगर 6 to 8 mm है तो 4 वो उसको स्कोर 4 दिया जाएगा, एंड इफ इट इज मोर देन 8 mm तो ये इसको स्कोर 5 दिया जाएगा। So you can see कि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा measurements करनी पड़ रही हैं, and that is why I said it is a very time consuming index to apply। टाइम लेता है, comprehensive है, तो इसलिए अक्सर ज़्यादा लोग इसको फेवर नहीं करते। ठीक है ना। तो इसकी स्कोरिंग की इंटरप्रिटेशन क्या है? 0 to 9 अगर स्कोरिंग आपको मिल रही है तो दिस फॉल्स इनटू इजी, 10 to 14 है तो दिस इज मॉडरेट, 15 to 19 इज डिफिकल्ट, एंड अबव अगर 20 है तो दैट फॉल्स इनटू इम्पॉसिबल। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बाकी क्लासिफिकेशन में नहीं मिलती, बट दिस यू गेट विद द केपीजी इंडेक्स। सो लेट्स ट्राई टू अप्लाई इट ऑन सम पेशेंट्स। इस केस में अगर आप देख लो, इस केस में यू कैन सी के कैनाइन के जो पहले इसको हम एक्स एक्सिस में जज करें, यहाँ आप देख लो क्या कस्ट टिप एक्स एक्सिस, रूट टिप एक्स एक्सिस, फिर कस्ट टिप वाई एक्सिस, कस्ट टिप इन रूट टिप इन वाई एक्सिस, और जो लास्ट वाला है ये जेड एक्सिस वाला है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर आप देख लो तो द इम्पैक्टेड केनाइन इज लाइंग बिटवीन द लैटरल इंसाइजर एंड द फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है। तो इट इज फॉलो ये जो है रीजन 1 में ही पड़ा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्टिमम अपनी पोजीशन में नहीं है लेकिन फिर भी अपने पोजीशन में रिलेटिवली रीजन 1 के दरमियान पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। एंड आई टोल्ड यू रीजन 1 इज बिटवीन जो इसके डिस्टल हाफ ऑफ द लैटरल इंसाइजर, मतलब डिस्टल टू दिस लैटरल इंसाइजर पड़ा हुआ है, एंड मीजल टू द फर्स्ट प्रीमोलर पड़ा हुआ है। तो ये सारा रीजन 1 है। ठीक है। जो आपको मैं कर्सर से ड्रॉ करते हुए नजर आ रहा हूँ, तो देख लें ये रीजन 1 में ही पड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब मीजल डिस्टली ये ठीक पड़ा हुआ है। रूट टिप भी अगर आप देख लें तो रूट टिप इसकी तकरीबन इस एरिया में पड़ी हुई है जहाँ अभी मेरा कर्सर पड़ा हुआ है, तो ये भी उसी रीजन में ही है। इट इज मीजियल टू द फर्स्ट प्रीमोलर एंड इट इज डिस्टल टू द लैटरल इंसाइजर। ठीक है। सो कस्ट टिप को भी स्कोर 1 मिलेगा, रूट टिप को भी स्कोर 1 मिलेगा, तो अभी तक स्कोर आपका 2 हो गया। अच्छा, अब वाई एक्सिस में देखते हैं, मतलब वर्टिकल पोजीशन इसकी असेस करते हैं। तो इसमें अगर आप इसको असेस कर लो
तो you can see and appreciate that ये जो इसका crown है या cusp tip इसकी पड़ी हुई है, it is lying below the cemento-enamel junction of the lateral incisor and also the cemento-enamel junction of the first premolar. तो अगर आप यहाँ उसको अप्लाई करो तो cemento-enamel junction से नीचे वाला जो एरिया है immediately वो रीजन 2 में आ जाता है, ठीक है। सो कस्प टिप को जो है उसको स्कोर 2 मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, रूट टिप का जो रिलेशन था मैंने आपको कहा था नॉर्मली कैनाइन की रूट टिप बाकी रूट एडजेसेंट टीथ की रूट टिप से ऊपर ही पड़ी होती है। तो इन दिस केस यू कैन सी कि रूट टिप काफ़ी ऊपर पड़ी हुई है, विच इज़ वैसे तो एब नॉर्मल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ये इसका अपने स्कोर 0 पे ही पूरी आ रही है। एज यू कैन सी इन दिस रीजन स्कोर 0, रीजन 0 जो है वो यहाँ है। तो रूट टिप काफ़ी ऊपर पड़ी है, तो इट इज स्टिल फॉलोइंग इन रीजन 0, तो रूट टिप को स्कोर जो है वो 0 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक्सियल व्यू पे आ जाते हैं टू जज द वाई एक्सिस। तो इस केस में आप देख लें ये जो है आपका वो कस्प टिप है ऑफ द इम्पैक्टेड केनाइन। तो ये अगर आप देख लें इट इज नॉट लाइंग आउट ऑफ द ओक्लूजल आर्च, ये ऑलमोस्ट आप अगर देख लो तो इट इज लेवल एंड अलाइंड हुआ है इनसाइड द आर्च। तो कस्प टिप और रूट टिप दोनों की रिलेशन जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। So if we add the score, cusp tip 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 0 plus 0, तो ये आपका स्कोर आ जाता है 4। तो अगर आपको याद हो 0 to 9 जो है वो फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी में आ जाता है, मतलब इट इज समवट एमिनेबल टू द क्या कहते हैं orthodontic treatment. To this tooth it is possible to bring this tooth inside the arch orthodontically, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है हम थोड़े मॉडरेट केस पे ज़रा चले जाते हैं। इस केस में देख लें कस्प टिप जो है वो रीजन 4 में पड़ा हुआ है, एंड रीजन 4 आई टोल्ड यू कि वो इट इज़ लाइंग के सेंट्रल इंसाइजर के डिस्टल एरिया पे पड़ा हुआ है इस पोर्शन में, ठीक है। इट हैज़ क्रॉस द मीडियल आउटलाइन ऑफ द लैटरल इंसाइजर। रूट टिप जो है वो रीजन 3 में पड़ी हुई है, ठीक है। कस्प टिप जो है वो रीजन 2 में है, which is again below the cemento-enamel junction, और इस एरिया में देख लें ये cemento-enamel junction के नीचे पड़ा हुआ है। रूट टिप अगेन सुपीरियरली पड़ी हुई है, इट इज इन रीजन 0, तो इसको स्कोर 0 मिलेगा। जेड एक्सिस में ये जो है ये मेजरमेंट्स आप सीवीसीटी पे ही सिर्फ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको कन्वेंशनली आप नहीं कर पाओगे एक्सरेज पे। सो कस्प टिप की पोजीशन जो है वो 3 है, रूट टिप की पोजीशन 2 है। सो 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, एंड 12 + 2 14 हो जाएगा। तो दिस इज फॉलोइंग इन द मॉडरेट कैटेगरी, मतलब पॉसिबल है, लेकिन इसको आर्च में लाना जो है वो निस्बतन मुश्किल होगा। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट केस, एंड ये वही जेनेरिक रूल ऑफ थंब को फॉलो करे कि जितना मीडियली इंक्लाइंड है या सेक्टर 4 में पड़ा हुआ है तो इसको आर्च में लाना मुश्किल होगा। तो अब हम इसको भी क्वांटिफाई कर रहे हैं। ये तो वैसी एक जनरल बात होगी ना कि जितना मीडियल है, अब कितना मीडियल होना चाहिए इसको इम्पॉसिबल हम ग्रेड करेंगे। तो केपीजी इंडेक्स की ये एक ब्यूटी है। तो as you can see it has in this case it has crossed the medial outline of the central incisor, तो ये region 5 में cusp tip इसकी आ जाएगी। रूट टिप जो है इसकी रीजन 4 में पड़ी हुई है, ठीक है। कस्प टिप अब देख लें इट इज वे बिलो द cemento-enamel junction, तो लेवल वाई एक्सिस में 2 लेवल से भी नीचे चला गया, तो मतलब इट हैज गॉन इनटू लेवल 3। रूट टिप अगेन सिंस इट इज वेरी सुपीरियर प्लेस्ड इट विल स्टिल रिमेन 0। और जेड एक्सिस में जो इसकी हमने मेजरमेंट की तो कस्प टिप 3 पे पड़ा हुआ था, रूट टिप 1 पे पड़ी हुई थी। सो इसका जो स्कोर है दैट इज कम अबाउट 16। अब इस दांत को देख लें, ये अब कहाँ पड़ा हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट लाइंग इनसाइड द मैक्सिलरी साइनस। तो ये आपको शायद स्कोर अप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, एंड यू विल पुट दिस इनटू एन कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल कैटेगरी। तो इसके मैक्सिमम स्कोर जो है सारे 5 में पड़े हुए हैं। रूट टिप इवन दो 0 में हो, लेकिन बाकी जेड एक्सिस में भी इसकी पोजीशन इज वे आउट ऑफ द आर्च, तो इसका स्कोर 25 है। तो इट इज ऑलमोस्ट complicated or it's almost impossible to bring this tooth inside the arch. Acha ji. Now coming to the mandibular canines.
अच्छा, if you can just give me a minute, I'm repeatedly getting a call. Let me just address this. Give me a minute, all right? अच्छा जी, very sorry about that. अच्छा, coming to mandibular canines, well the KPG index जो है वो ज़्यादातर maxillary canines के लिए अप्लाई होता है. mandibular canines पे भी आप वैसे अप्लाई कर सकते होगे, लेकिन यूजली इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द मैंडिबुलर केनाइंस जो हैं इसको यूजली आर्च में लाया नहीं जाता, एंड द रीज़न इज के जिसके मेजॉरिटी केसेस जो हमने देखे हुए हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखे होंगे, वो तकरीबन सारे एक तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं जो आते भी हैं, एंड सेकेंडली दे आर क्वाइट लेस कॉमन एज कम्पेयर टू योर मैक्सिलरी केनाइंस. तो इनमें मेजर मसला ये होता है आर्च मिलाने का कि ये इन्होंने अक्सर मिड लाइन को क्रॉस किया होता है, और समटाइम्स इवन इन्होंने फर्स्ट मोलर को भी क्रॉस कर लिया होता है इन वेरी वेरी रेयर केसेस. तो इस दांत पे इतनी ख्वारी करना, इसको आर्च मिलाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो दीज कैन लाई लिंगुअली और फेशियली, ठीक है, एंड फेशियली प्लेस जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है मीजोएंगुलर, हॉरिजॉन्टल इप्सिलैटरल, हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रालैटरल, मतलब हॉरिजॉन्टल ही पड़ा हुआ है लेकिन उसने मिड लाइन क्रॉस कर ली है, एंड वर्टिकल में क्लासिफाई किया जाता है. तो these are sometimes the pictures that you will often come across. This is a buccally placed mandibular canine bilaterally. तो इसमें आपको फॉलिकुलर डायमेंशन जो है वो मेजर भी की गई है. इन दिस केस इट इज़ 4.5 mm. तो अगर आपको याद हो फॉलिकल की डायमेंशन जो है 3 mm, पुरानी बुक्स में 5 mm लिखा हुआ है, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ सिस्टिक चेंजेस इनसाइड द फॉलिकल. तो ऐसे टूथ को प्रॉब्ली यू विल हैव टू रिमूव, and instead of trying to bring it into the arch. एक और केस देख लें. अब ये देखें ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, तो इसको आर्च में लाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है. तो इसलिए यूजली केपीजी इंडेक्स इनके ऊपर हम नहीं अप्लाई करते. एक और केस है, इसमें अगर आप देख लें तो इसमें इट हैज़ क्रॉस्ड द मिड लाइन. देखें पोजीशन इसकी बिल्कुल इन्वर्ट हो गई है, ठीक है. अच्छा, कमिंग टू TMJ, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे. तो स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमारे TMJ के लिए? सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर फहद, बस प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन केनाइन से रिलेटेड डिस्कस कर लीजिएगा कि जो व्हाट आर द सर्जिकल टेक्निक ऑप्शंस, व्हाट आर द सर्जिकल ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केनाइंस, मतलब जो इम्पैक्शन के
केनाइंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको कब, कौन से केनाइन को कब एक्सपोज करना है, कब उसकी जिंजिवेक्टमी करनी है, कब उसको ऑर्थोडोंटिकली रिट्रैक्ट करना है। प्लीज इस पे एक दो कमेंट कर दें। थैंक यू। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको इजी एंड मॉडरेट केसेस बताए थे केपीजी इंडेक्स पे, वो आप ऑर्थोडोंटिकली ला सकते हो इनसाइड द आर्च। जो डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में आ गए थे वो तो ऑब्वियसली फिर आपने एक्सट्रैक्ट करने होंगे। अच्छा, इसमें जो चॉइस पे फिर बात आती है कि किस वाले को एक्सपोज करना है और किस में जिंजिवेक्टमी करनी है, तो ये जो इशू है दिस डिपेंड्स प्राइमरीली कि आपके पास केराटिनाइज्ड जिंजिवा कितना है। अब लेट्स सपोज अब अगर आपका एक बकली प्लेस्ड केनाइन है जो क्या कहते हैं, इट इज वेरी सुपीरियरली प्लेस्ड, वो लैटरल इंसाइजर के से भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो लैटरल इंसाइजर की रूट टिप से भी अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो उस केस में आप उस रीजन में आपके पास कोई केराटिनाइज्ड जिंजिवा नहीं होता। ठीक है, तो इस दांत को अगर आप एक्सपोज करोगे तो दिस टूथ, इवन अगर इसको आप आर्च में ले भी आओ तो इट विल हैव अ लॉट ऑफ पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके ऊपर कोई केराटिनाइज्ड जिंजिवा नहीं होगा। तो इन सच ए केस हम एपिकली रिपोजिशन फ्लैप को चूज करेंगे। ठीक है, एंड यू विल इसको वही आप एक्सपोज कर दोगे, इसके ऊपर आप या तो क्या कहते हैं ब्रैकेट लगा के यू विल और इसको क्लोज करके आप ब्रैकेट से इसको नीचे ले आओगे इनसाइड द आर्च जहां केराटिनाइज्ड जिंजिवा प्रेजेंट है, या आप इसको एपिकली रिपोजिशन फ्लैप कर लोगे कि केराटिनाइज्ड जिंजिवा को उस एरिया तक पुश कर दोगे जहां टूथ impacted पड़ा हुआ है, so that this tooth can come with the collar of keratinized gingiva into the arch. ठीक है, so the choice of between closed eruption of the canine and the क्या कहते हैं exposure जो है वो amount of depend करता है कि उस एरिया में आपके पास keratinized gingiva कितना है, and this applies specifically for buccally placed canines. पायलट में क्योंकि आपके पास केराटिनाइज्ड जिंजिवा ही पड़ा हुआ है, देयर इज नो फ्री क्या कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड जिंजिवा, तो उसमें आप एक्सपोजर भी कर सकते हो, उसमें आप क्या कहते हैं क्लोज्ड इरप्शन भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, क्योंकि देयर इज उसमें देयर इज नो कंसर्न ओवर दिस फाइट, क्योंकि वहाँ आपके पास हर एरिया में केराटिनाइज्ड जिंजिवा ही मौजूद होता है। तो आई थिंक इफ यू रियली वांट टू, अगर अभी भी इसके ऊपर कंफ्यूजन है तो आई थिंक मेरी आपसे इसके ऊपर बात हुई थी कि करंट में ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन हुई थी कि इम्पैक्टेड केनाइन को एक्सपोजर कब करना होता है और उसका क्या कहते हैं। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर फैज, आपने सब कुछ तो बता दिया, बस वो ये कि एक्सपोज खाली कस्प टिप को करेंगे ना, या एक्सपोज नहीं, अगर एक्सपोज आपने इतना एरिया करना है कि उसके ऊपर कोई ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट या कुछ लग सके, बस नॉट जस्ट द कस्प टिप। ठीक है ना, तो आई होप दैट एक्सप्लेन्स दैट क्वेरी। अच्छा, कमिंग टू टीएमजे, तो टीएमजे में हमारे पास कुछ स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं विच वी कैन यूज, एंड वो क्या क्या होते हैं। एक ये कि आपने माउथ क्लोज में हमने एक वो लेना होता है टीएमजे स्कैन। ठीक है, तो विच इज इन मैक्सिमम इंटरकस्पेशन या सेंट्रिक रिलेशन में। फिर आपके पास एक और होता है जो हम लेते हैं इन माउथ ओपन टेक्निक में, हम एक स्कैन भी लेते हैं पेशेंट का। तो दिस ये जो है अब ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज करना ज़रा मुश्किल होता है, सो यू नीड सम फॉर्म ऑफ माउथ जिग्स या एक बर्नेट ओपन माउथ ओपनिंग डिवाइस होता है जिसके ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ओपनिंग पे पेशेंट बाइट करता है। एक मतलब एक ओपनिंग उन्होंने 10 mm पे रखी होगी, एक 20 पे रखी होगी, एक 30 पे रखी होगी, एक 40 पे रखी होगी, तो वो इस डिवाइस पे बाइट कर लेते हैं और फिर हम स्कैन लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक अ माउथ ओपन क्या कहते हैं CBCT ऑफ द TMJ, और या आप माउथ क्लोज कर लेते हो विद एन ओरल ऑर्थोटिक डिवाइस। तो सीक्वेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या होता है, यू स्टार्ट विद द बेसिक्स अगेन, कंडाइल को आप देख लो, साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस उसकी क्या है, एंड ग्लेनॉइड फॉसा को आप देख लेते हो, थिकनेस ऑफ रूफ क्या है, डेप्थ कितनी है, साइज और शेप कितना है, पोस्टीरियर स्लोप ऑफ आर्टिकुलर एमिनेंस क्या है आपकी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसमें आप क्योंकि माउथ ओपन और क्लोज करके भी देख रहे हो तो इसमें आप फंक्शनल